नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सोनी बेतकल्लुफ आवाज के लिए जन की बात में आपका स्वागत करता हूं। आपको जैसे पता है, हम हर बार कोई ना कोई नया मुद्दा लेकर आपके सामने प्रस्तुत होते हैं और इस बार का हमारा जो मुद्दा है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा है जो आज की डेट में हर इंसान को इफेक्ट कर रहा है, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो। और ये मुद्दा इस तरह का मुद्दा है कि जिसके बारे में हर तरह की सरकारों ने कोशिश की है, एनजीओज ने कोशिश की है और अभी तक इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन कोई नहीं ढूंढ पाए। और ये मुद्दा है ट्रैफिक का मुद्दा। ट्रैफिक यानी कि एक बहुत बड़ी समस्या हर इंसान के लिए, जिससे पोल्यूशन पैदा होता है और पोल्यूशन से ही हमें कई तरह की बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है। हमारे एक दोस्त ये कहते हैं कि उनके पास इस मुद्दे का हल है, यानी कि सॉल्यूशन है। और आज हम इसी मुद्दे के सॉल्यूशन के लिए उनसे बात करने जा रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं हमारे मित्र, हमारे दोस्त श्री कुलदीप जी से। नमस्कार कुलदीप। नमस्कार सोनी जी। हम जिस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं वो है ट्रैफिक का, और उस मुद्दे पे आपकी राय ये है कि आप ये कहते हैं कि आप इस मुद्दे का हल जानते हैं, जो कि अभी तक किसी भी सरकार ने या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने इसका कोई भी हल आज तक प्रॉपर मैनर में तो निकाल नहीं पाई। हम भी थोड़े से हैरान हैं कि आप इतने बड़े मुद्दे के बारे में मतलब किस तरह से हम मतलब आप उसका हल निकाल पाए हैं या क्या है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे। पहली चीज मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपका ध्यान इस ट्रैफिक के मुद्दे पे किस तरह से गया। देखिए, जो ट्रैफिक का मुद्दा है ना, पहले तो मैं वैसे आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ट्रैफिक का मुद्दा ना बहुत बड़ा मुद्दा है ये। तो आज बहुत सारी जो जैसे आज क्या है कि बहुत सारा जो पैसा है जो लगना चाहिए था एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए लगना चाहिए था, वो सारा का सारा ट्रैफक को मैनेज करने की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। फ्लाईओवर बनाने पड़ रहे हैं, सारी चीजें, है ना। आपने पूछा कि इस मुद्दे की तरफ ध्यान कैसे गया, तो 2 साल पहले की बात है कि मैं जैसे जीरकपुर में रहता हूँ, तो वहां पर किसी वजह से मेरे को हॉस्पिटल जाना हुआ सुबह के करीब 4-5 बजे के आसपास। तो वहां जैसे मैं वहां गया था तो वहां पर पता लगा कि भाई ऐसे ऐसे कोई जैसे एम्बुलेंस आई हो, करे ऐसे ऐसे करके वहां पर कोई डेथ हो गई है। तो वो बिल्कुल नौजवान लड़का था वो। तो उन्हीं दिनों के बीच में एक और मैंने देखा ऐसे कि भाई ऐसे कोई एक्सीडेंट हुआ, उसमें भी एक नौजवान लड़के की डेथ हो गई। फिर मेरे को बड़ा वो लगा कि यार ये भाई डेथ एक्सीडेंट हो जाते हैं, इसमें ना ज्यादातर नौजवान लोगों की जाने जा रही है। उसमें क्या होता है कि लोगों का पूरा परिवार ही तबाह हो जाता है। तो मेरे को बड़ा ये चीज फील हुई है। तो मुझे लगा कि यार इतना सब कुछ हो रहा है, फ्लाईओवर बन रहे हैं, मेट्रो बन रही है कहीं कहीं पर, है ना, पॉड टैक्सी की और कई तरह की स्कीमें चल रही हैं, लेकिन उसके बाद भी एक तो ट्रैफिक बढ़ रहा है और ट्रैफिक बढ़ने की वजह से लोगों की जाने जा रही है। फिर तब मैंने इस चीज के बारे में सोचना शुरू किया, थोड़ा समझना शुरू किया कि भी ये इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सोल्यूशन क्यों नहीं हो रहा है। आपको लगता है कि जो आपने सोल्यूशन निकाला है वो पब्लिकली सोल्यूशन मतलब सक्सेसफुल हो पाएगा? देखिए, ऑलरेडी सरकारों ने कई तरह के सोल्यूशंस किए। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, दिल्ली का एग्जांपल ले लें। दिल्ली इस समय सबसे क्राउडेड सिटीज में से या कह लीजिए कि स्टेट में से काउंट होता है। करीबन 3 करोड़ की आबादी है और वहां पे डेली करीबन 35 लाख से ज्यादा लोग आते हैं बिजनेस के रिगार्डिंग वहां पे दिल्ली में। और वहां पे उन्होंने मेट्रो, बसेस चलने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद बहुत ज्यादा वहां पे कह लीजिए कि ट्रैफिक की समस्या है। इवन वहां पे आई थिंक फ्लाईओवर्स भी काफी है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब क्या ये चीजें जो फ्लाईओवर है, मेट्रोज है या कोई और तरह की, जैसे भी आपने मोनो रेल या उसकी बात की, क्या ये समस्या का हल नहीं है? नहीं, देखिए, ये समस्या का एक हल तो है, लेकिन ये पूरा हल नहीं है। इसमें क्या है कि जैसे ना हमें पूरा ना पहले ट्रैफिक को समझना पड़ेगा, अपने शहरों को भी समझना पड़ेगा। जैसे अभी क्या हो रहा है कि कुछ चीजें ना हम जो 20 साल पहले जो चीज चल रही थी वो आज भी हम उसको एज इट इज फॉलो कर रहे हैं। जबकि क्या है ना कि लोगों की आदतें बदल चुकी है, लोगों की इनकम बदल चुकी है, शहरों का स्ट्रक्चर बदल चुका है। उस हिसाब से हम जो ट्रैफिक की मैनेजमेंट है वो कर नहीं पा रहे हैं, यानी हमारी जो सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन, वो उस हिसाब से नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को ये जो मैनेजमेंट है ये किस तरीके से करनी चाहिए, या आपके पास कोई इसका ठोस सॉल्यूशन हो? जैसे मैंने आपको बताया कि आप सॉल्यूशन कब निकालते हैं किसी चीज का, कि जब आपको चीज फील होती है ये, है ना, तब आप उसको उस एंगल से चीजों को देखना शुरू करते हो।
तो जब मेरे को इस चीज के बारे में जैसे मेरे को फील हुआ इसका काफी कि भाई ये लोगों की जान जा रही है, तो इस वजह से इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन होना चाहिए। फिर मैंने सारी चीजें जैसे स्टडी करता रहा, तो उसमें मैंने देखा कि जैसे ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हर जगह बात होती है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है भी, अलग अलग रूप में है, सभी शहरों में किसी में कम है किसी में ज्यादा है, बिल्कुल ठीक। लेकिन उसके बावजूद भी लोग अपनी गाड़ी पे या बाइक पे जाना प्रेफर करते हैं, है ना। और जिससे क्या गाड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। मतलब जैसे ही कोई अगर मान लो कोई फ्लाईओवर ही किसी शहर में बन रहा है, जब तक वो फ्लाईओवर कंप्लीट होता है तब तक वो लाखों गाड़ियां और टू व्हीलर आ चुके होते हैं सड़कों पे। फ्लाईओवर का ये होता है कि वो जो ट्रैफिक आज यहाँ लग रहा था वो आगे चला जाता, कहीं ना कहीं वहां जाके शिफ्ट हो जाता है। ये जानना चाहता हूँ कुलदीप जी कि भी आपने बोला कि फ्लाईओवर का, नो डाउट आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि जैसे फ्लाईओवर को बनने को कुछ टाइम लग जाता है, कि जैसे 5 साल 3 साल 2 साल या 7 साल में जैसे फ्लाईओवर बनता है तब तक लोगों की इनकम में और बहुत सारी चीजों में फर्क पड़ जाए, इससे कन्वेंसेस भी जो है, जो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, तो वो अपने आप उसी हिसाब से। बट जैसे आपने भी बोला कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो ऑलरेडी हर शहर में अच्छी खासी अवेलेबल है, और अवेलेबल होने के बावजूद लोग जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज बहुत कम करते हैं, अपनी कन्वेंस को ही यूज करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो आप किस तरह से लोगों को कह सकते हैं कि भैया आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करो? देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सक्सेसफुल होने के लिए ना कुछ चीजें जरूरी है। जब तक वो चीजें नहीं होंगी तब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। जैसे दिल्ली मेट्रो है ना, जैसे पूरे देश के अंदर बोला जाता है कि दिल्ली मेट्रो काफी सक्सेसफुल है ना, काफी लोगों को अकोमोडेट किया है ना, ट्रैफिक में कुछ योगदान दिया है उसने। काफी योगदान, हाँ जी बिल्कुल, काफी योगदान मान सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी घंटों घंटों के जाम लग रहे हैं उसके अंदर, है ना। तो अब मैं बताता हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सक्सेसफुल होने के लिए उसमें ये करीब 4-5 चीजें हैं, ये होनी चाहिए। जब तक ये सारी चीजें नहीं होगी तब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप जो मर्जी बना लो तो सक्सेसफुल नहीं होगा। अब इसी के साथ आपने जैसे दिल्ली मेट्रो की जैसे बात है, दिल्ली मेट्रो ही है देश के अंदर जो ज्यादा सक्सेसफुल है। बाकी 15-16 शहरों के अंदर और भी मेट्रो है, लेकिन वो ज्यादातर सक्सेसफुल हो नहीं पा रही है। उसमें और अलग अलग रीजन है, उसमें मैं आपको ये रीजन अगर मैच करेंगे कहीं पर वहां सक्सेसफुल हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। जैसे ना, एक तो ट्रांसपोर्ट की फ्रीक्वेंसी कि जल्दी जल्दी ट्रांसपोर्ट, जैसे मेट्रो के हर 2 मिनट के बाद आ जाती है। डेफिनेटली उसकी तो सर्विस ही बहुत फास्ट है। हाँ, तो इसलिए आदमी को ये नहीं होता है कि यार मैं जाऊंगा तो मुझे हो सकता है मतलब ऐसा नहीं फील होता उसको कि जैसे नॉर्मल बस में क्या होता है कि एक बस आई तो 15 मिनट या 20 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद आती है, इतने में तो मैं अपना व्हीकल ही लेके चला जाऊंगा, कहीं पर भी जाना होता है ना। तो एक तो होती फ्रीक्वेंसी, दूसरा होता है उसमें कंफर्टेबिलिटी। जैसे आज इनकम लोगों की बढ़ने की वजह से कोई भी आदमी नॉन एसी बस में या नॉन एसी किसी चीज में नहीं जाना चाहता है। अभी लोगों के घर में भी देखो एसी है, ऑफिस में भी एसी है ना, दुकानों में भी एसी है, हर जगह पे एसी है। तो आप विदाउट एसी कोई भी ट्रांसपोर्ट चलाओगे तो वो नहीं सक्सेसफुल हो पाएगा। फिर होता है कि उसमें ना फेयर का बहुत बड़ा रोल है इसमें, क्योंकि जब तक फेयर रीजनेबल नहीं होगा तब तक वो चीज सक्सेसफुल नहीं होगी। अब आपको जैसे दिल्ली मेट्रो की बात होता था, दिल्ली मेट्रो 2002 में शुरू हुई थी, ठीक है, अभी तक चल रही है, बहुत अच्छी तरह से डेवलप भी कर रही है आगे, और काफी एरिया भी कवर करती है। अब तो करीबन जो सुनने में आया कि शायद 300-350 किलोमीटर तक का एरिया दिल्ली की मेट्रो कवर कर रही है। जी जी, और आसपास के और शहरों में भी मतलब पहुंच रही है, दिल्ली से लगते हुए जो शहर है। अब लेकिन उसमें ना एक 2011 के अंदर एक लाइन थी, उसको बोलते हैं जैसे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से लेके एयरपोर्ट तक, कुछ एक्सप्रेस लाइन उसको कुछ बोला जाता है। वो 2011 में शुरू हुई, 2012 के बीच में वो बंद हो गई। कारण, उसका कारण ये था कि वो असल में एक जो एक्सप्रेस जो लाइन थी, ये दिल्ली DMRC, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और रिलायंस इंफ्रा ग्रुप ने मिलके चलाई थी ये। तो जब वो कंप्लीट हुई उसके बाद रिलायंस इंफ्रा ने इसको कुछ दिनों चलाया, तो उनको जो लग रहा था कि इतना पैसेंजर आएगा, इतना हमारी इनकम होगी, वो नहीं हो पाई। जब मैंने उसको देखा भी ऐसा क्या हुआ इसके अंदर, उस टाइम का फेयर, और जब दिल्ली मेट्रो ने उसको ले लिया, उस लाइन को खुद ऑपरेट करने लगी, उस टाइम के फेयर को अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये फेयर ही एक वजह थी जिसकी वजह से वो मतलब कामयाब नहीं हो पाई। तो उस टाइम क्या था कि 2011 में जब रिलायंस इंफ्रा ने इसको चलाना शुरू किया तो उसमें मिनिमम फेयर था 30 रुपए, और मैक्सिमम फेयर था उसका 180। आज के टाइम पर कितना उसका मिनिमम फेयर 10 रुपए है, यानी 12 साल के बाद भी, 12 साल के बाद। हाँ, तो उसी रूट पे जाने के लिए तो आज 10 से लेके 60-70 रुपए तक है उसमें। तो सोचो ना, 2012 में उसका 30 से लेके 180 रुपए था, और आज 10 से लेके 60-70 रुपए तक के बीच में है, उसी जगह पे जाने के लिए। तो अब सारी चीजें थी ना उसके अंदर, फ्रीक्वेंसी भी थी, कंफर्टेबिलिटी थी, है ना, सीट भी मिलती थी, लेकिन उसके बावजूद फेयर नहीं था उसके प्रॉपर। नहीं, आपका कहने का मतलब है कि सरकार को एक तरह से जो है
फेयर कम कर देना चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। बट मेरा मानना ये कहता है कि अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फेयर कम भी कर देते हैं तो सब जगह पे ये चीज सक्सेसफुल नहीं होती कि भी अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम भी कर दो तो हर जगह पे आपको लगता है कि पब्लिक बैठेगी। और इसमें सबसे बड़ी चीज कि भाई जो मेरे को लगता है कि जैसे कोई बिजनेसमैन है या कोई ऐसा बंदा मार्केटिंग का बंदा है, उसको ये चीज कैसे सूटेबिलिटी बैठेगी कि भाई उसने अगर 4 जगह जाना है तो वो अलग अलग ट्रांसपोर्ट बदल के जाएगा कि भैया पहले मेरे को यहाँ जाना है फिर मेरे को वहां जाना है, फिर वो मतलब उसको अपना ट्रांसपोर्ट कन्वीनियंट लगे एज कम्पेयर टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाने के। जी जी जी। सो उसके लिए क्या सोल्यूशन है आपके लिए? देखिए जी, जो ट्रैफिक है ना, जो ट्रैफिक को या पैसेंजर कहें हम, वो पैसेंजर को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं उसमें। ओके। इसमें एक हिस्सा तो वो है जो अपने घर से ऑफिस या किसी दुकान पे जाता है, वहां पर जाके अपना बैठता है, शाम को फिर वापस आ जाता है। एक दूसरा हिस्सा कौन सा है? एक है जिसमें मार्केटिंग वाले लोग हैं जो जिनको 10 जगह जाना पड़ता है, है ना, कि उनको अलग अलग मल्टीपल जगह जाना पड़ेगा, तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कभी नहीं करते हैं क्योंकि उनके में टाइम की वेस्टेज होती है। एक हिस्सा और है जो है गवर्नमेंट ऑफिसर का, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसर जितने भी होते हैं उनको भी सीक्रेसी और सेफ्टी, ये दोनों चीजें मेंटेन करनी पड़ती हैं, तो वो भी कभी हर गवर्नमेंट ऑफिसर का तो ये चीज जरूरी नहीं होती। आई थिंक सो, क्योंकि मेरे को जहां तक लगता है हर गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए सीक्रेसी या सिक्योरिटी जरूरी नहीं होती। नहीं, फिर भी ऐसा मान लिया जाता है कि जैसे अगर कुछ परसेंट ऑफ पीपल वी कैन से कि किसी स्टेट में जैसे कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, वो रीजन बीइंग जैसे कह लीजिए कि अगर हमारे मिनिस्टर्स की बात की जाए, मैं मानता हूं कि मिनिस्टर्स हर समय पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं, हालांकि बाहर के देशों में ऐसा कुछ नहीं है, बाहर के देशों में मिनिस्टर्स भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करते हैं। जी जी। सो उस वाइजली सिक्योरिटी उनके साथ होती है, तो सिक्योरिटी उनके साथ चल सकती है उसमें। तो सर मेरे को तो ये नहीं लगता कि गवर्नमेंट के हर एम्प्लॉय को ऐसी कोई जरूरत है कि भी अपना वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं यूज कर सकता। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन फिर भी हमें ना डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा ना कि कौन लोग तो इजीली कर सकते हैं, है ना, कौन लोग हैं जो थोड़ा झिझकते हैं या नहीं कर पाएंगे किसी भी रीजन से। इसी के साथ जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर का हो गया एक वर्ग, एक दूसरा वर्ग है जो थोड़ा पैसे वाला वर्ग है ना, वो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कभी यूज नहीं करता है ना। तो ये 2 वर्ग है, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज नहीं करेंगे। अब कौन सा वर्क करेगा? जो घर से ऑफिस जाता है और शाम को वापस आता है, ये इजीली कर लेगा, क्योंकि ये जो अपने बाइक या अपनी कार लेके जा रहा है, ये इसलिए लेके जा रहा है क्योंकि इसके घर से लेके ऑफिस तक जाने के लिए कोई सीधा कोई ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है। अगर वो हो जाता है तो वो ये उसमें जाएगा। पर सर मेरे को एक चीज थोड़ी सी यहाँ ये खटक रही है कि अब मैं सपोज अपने ऑफिस आना चाहता हूँ जी। अगर मैं अपने घर से निकलता हूं, पहले मेरे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जहां जो स्टॉपेज है, बस स्टॉपेज है या मेट्रो स्टेशन है या वो है, मेरे को पहले वहां पे जाना पड़ेगा। वहां पे जाने के लिए आई नीड ए कन्वेंस। मेरे को यहाँ तो अपनी कन्वेंस निकालूंगा या मेरे को कोई ना कोई ओला ऊबर या कोई ऐसी चीज को यूज करना पड़ेगा। अगर मैं वो यूज करता हूँ, जैसे ओला ऊबर यूज करता हूँ, तो अगर मैं कोई मेट्रो स्टेशन या बस अड्डे पे जाने के लिए कोई यूज कर रहा हूँ अपना कन्वेंस, तो वो मेरे को उल्टा कॉस्टली बढ़ जाता है जी। तो मेरे को यही लगता है कि भैया इट इज मच बेटर कि मैं अपनी गाड़ी में ही ट्रैवल करूं। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं और आम पब्लिक यही सोच रही है और इसी वजह से वो अपना व्हीकल या अपनी कार लेके जाती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? जैसे मैंने आपसे पहले बात करी कि जो हमारे शहरों का स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। पहले स्ट्रक्चर क्या होता कि बस स्टैंड होता था, उसके 5-7 किलोमीटर के अंदर अंदर कोई शहर होता था। अब तो जो कोई भी छोटे से आप कस्बा भी देखो, 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर के बाहर तक फैल चुका है ना। तो अब कोई आदमी 10 किलोमीटर दूर है कोई बस स्टैंड से या किसी पॉइंट से, तो वो अब बस को कैसे पकड़ेगा? बात ये है कि क्योंकि वहां से वहां तक आने का, यानी उसके घर से बस स्टैंड तक आने का ही उसका 150-200 रुपए लग जाएंगे, तो वो क्यों एक्स्ट्रा पैसा देगा और उसका टाइम भी वेस्ट ज्यादा होगा, है ना। तो अब इसका सोल्यूशन ये है कि जो हमारे ऑलरेडी अपना हमारे शहरों के अंदर ना बहुत सारे ढेरों ई रिक्शा, ऑटो, प्राइवेट कैब्स वगैरह चल रही हैं, है ना। तो अब ये होता क्या है कि आप वैसे जनरली देखोगे ना, एक जनरल रूट पे जब वो जाएगी तो वो 10, 20, 30 रुपए ले लेते हैं, लेकिन जैसे ही आपके घर से किसी 2-3 किलोमीटर का भी रास्ता होगा तो उसमें वो 50, 100, 150 रुपए तक ले लेते हैं। तो आदमी सोचता है इतने रुपए में तो मैं वैसे ही पहुंच जाऊंगा, है ना, और अपने घर से चलूंगा और दूसरी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊंगा। तो ये जो लोग हैं, जो ये एक तबका है जो बहुत ही मेहनती जो तबका है, ई रिक्शा, ऑटो वाले, दिन रात लोगों की सेवा में रहते हैं, लेकिन अब इनकी मजबूरी होती है वो सारा फेयर लेना। तो हमारी जो सरकारें हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इनको कुछ सब्सिडी देनी चाहिए या कुछ इनको मॉनेटरी बेनिफिट देने चाहिए, कुछ इनको किसी ऐप से जोड़ देना चाहिए ताकि लोग। ओला उबर की देखिए एप्स हैं जी जी,
ओला है, उबर है, इन ड्राइवर है, और बहुत सारी एप्स है, ब्ला और बहुत सारी एप्स आ चुकी हैं जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जो आपको लोकल भी और इवन आप अगर बाहर जाना चाहते हो तो बाहर के लिए भी आपको फैसिलिटीज दे रही हैं, इक्वलेंट टू दिस पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इक्वलेंट। तो फिर भी लोग देखिए, हालांकि लोग यूज कर रहे हैं, मैं ही नहीं कहूंगा कि लोग नहीं यूज कर रहे हैं, मगर फिर भी लोग अपनी कन्वीनियंस इसीलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि भाई मेरे को ये महंगी पड़ रही है। देखिए, आपने ओला उबर की बात करी है ना, ओला उबर क्या करती है? ओला उबर यही तो करती है कि आपको अपने घर से उठाती है, आपके डेस्टिनेशन पे छोड़ देती है, ठीक है, फिर आपको जब वापस आना होता तो आपके डेस्टिनेशन से आपको घर पे छोड़ देती है। यही तो करती है ना ओला उबर, इसीलिए ज्यादा पॉपुलर हो गई है। अब जैसे शुरू शुरू में आपने देखा होगा कि ओला उबर में बहुत सारे कूपन लग जाते थे, जब शुरू शुरू में ओला उबर आई थी तो उसमें काफी फेयर इतना कम हो जाता था आदमी का। तो मेरे को ऐसा ध्यान में आ रहा है कि जब मार्केटों में भी जाते थे ना तो कहते यार ओला उबर कर लेते हैं, कूपन लगा के 10-15 रुपए में पहुंच जाएंगे, है ना। तो उससे क्या होगा कि लोगों को मतलब ये होगा कि हाँ यार मैं घर से जा सकता हूँ। अदरवाइज क्या, कहीं ऑटो पकड़ोगे, कोई वैसे अगर मतलब दूसरी चीजें इस्तेमाल करो, उसमें आपका फेयर बहुत लग जाता है। तो आज लेकिन क्या हो रहा है कि पीक टाइम पे जब लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत होती है उस टाइम में चीज महंगी हो जाती है। इसमें एक चीज अभी और क्या हो रहा है कि जितने ये जो ओला उबर चलाते हैं जो लोग, इनका बहुत बड़ा हिस्सा ना कमीशन में, टैक्सेस में कट जाता है। तो अब इनको भी कुछ खास फायदा हो नहीं रहा है। जैसे आप बात करोगे तो हमने कई लोगों से बात करी है तो कह रहे कि जो पहले हमें फायदा होता था वो इस तरह फायदा हो नहीं रहा है, पर ये है कि चलो हम चला रहे हैं तो हम चला ही जा रहे हैं इसको। तो बहुत बार इनके प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, कहीं पर धरने भी लग रहे हैं कि हमारे या तो रेट बढ़ाओ या हमारा कमीशन कम करो, इस तरह की चीजें चल रही है। तो अगर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट ही इनको सपोर्ट कर देती है तो उसमें सबकी विन विन सिचुएशन हो जाती है। भाई देखो, उनको भी मिल जाता है, उनका एक ठीक ठाक फेयर मिल जाता है, और फिर जो पब्लिक है उसको भी कम पैसों में आना जाना हो जाता है, तो ट्रैफिक भी कम हो जाएगा। तो ये सबकी विन विन चीज में किस तरह से आप कहते हैं कि इसको मतलब टैक्सेस या सब्सिडाइज किया जाए, किस तरह से, आपका क्या राय है? देखिए, जैसे अब ओला उबर की इनकी ऐप है ना, उनकी अपनी गाड़ियां तो कुछ है नहीं, वो सारे के मतलब जो ड्राइवर्स हैं दैट इज जस्ट दे आर रनिंग ए ऐप ओनली। हाँ, गाड़ी उनकी कोई भी नहीं, अपनी गाड़ी कोई भी नहीं। हाँ जी, उनके कोई गाड़ियां है नहीं, वो सिर्फ ऐप चला रहे हैं, उसमें से वो कमीशन लेते हैं। भाई अगर गवर्नमेंट को उनसे मतलब अगर तो सेटअप चाहते हैं तो उनके पास सेटअप है, सारी चीजें, उनको कुछ नहीं करना। या तो ओला उबर को ही उनको कुछ सब्सिडी या कुछ इस तरह की चीज दे दी जाए, कुछ मॉनेटरी बेनिफिट, ताकि वो जो हमारे जो ई रिक्शा, ऑटो या कैब जो चलाते हैं, जो हमारे जो मेहनतकश लोग हैं, तो उनको बेनिफिट दे दे वो। अब क्या होता है कि वो तो प्राइवेट कंपनी है, उसको तो देखो प्रॉफिट कमाना है ना उसको, तो प्रॉफिट कमाने के लिए जो भी उनको लगता है वो करते हैं। अब उनको ये होता है कि भाई हमारा प्रॉफिट जो मेंटेन किया हुआ वो उनका मेंटेन हो जाएगा, और सब्सिडी कुछ मिल जाएगी तो वो कस्टमर को और साथ में फिर उसको भी ट्रांसफर हो जाएगी एंड ड्राइवर को भी। ओके, आपका कहने का मतलब है कि अगर इन चीजों को सब्सिडाइज कर दिया जाए तो मतलब पब्लिक अपनी ट्रांसपोर्ट की बजाय इन चीजों पे ज्यादा फोकस। जी जी बिल्कुल ना, जैसे जो सब्सिडी की बात करते हैं ना, जैसे कई जगहों पे फ्री भी आपने सुना होगा, जैसे दिल्ली में फ्री की हुई है, पंजाब में बसेस फ्री की हुई है। तो वहाँ जो लोग यूज करते हैं इन बसों को या जो फ्री ट्रांसपोर्ट को यूज करते हैं, वो काफी टाइम वेट भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको मिल ही जाती है, लेकिन फिर भी ये है कि लोगों को लगता है चलो 2 पैसे बच रहे हैं तो भी वेट करने में भी कोई हर्ज नहीं है। और हमारा मिडिल क्लास है, जो वर्ग है, इसको फ्री नहीं कुछ चाहिए, ये चाहते हैं भी हमें एक रिजनेबल रेट में कोई चीज मिले, है ना, और हम जल्दी पहुंच जाए, तो ये यूज करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सर आपके हिसाब से ये जो प्राइवेट प्लेयर्स है, ओला उबर और ये जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं, मतलब इनको सब्सिडाइज किया जाए जिससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब जिससे लोग, आपको लगता है कि ट्रैफिक कम हो जाएगा? जी, ये तो है ही एक। इसके साथ में क्या है कि जैसे ना बसेस की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना बसों के तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई मतलब ही नहीं है ना। बसेस तो ऑलरेडी चल ही रही हैं, चाहे चंडीगढ़ में हो चाहे दिल्ली में हो, बसेस तो ऑलरेडी चल ही रही हैं सर। जी, बसें चल रही हैं, लेकिन अभी क्या है कि जैसे अभी पीछे काफी कुछ दिन पहले सुनने में आया कि कुछ कमेटियां बनी थी, उन्होंने कहा था कि दिल्ली के अंदर 10,000 के आसपास बसों की और जरूरत है। तो आपने जैसे बोला कि 10,000 बसेस की शॉर्टेज है जी, सरकार 10,000 बसेस सर खरीदे 50 लाख के हिसाब से तो 5,000 करोड़ का ये खर्चा होगा। उसके अलावा जब ये 10,000 बसेस सड़कों पे आएंगी तो क्या ट्रैफिक बढ़ेगा नहीं? देखिए, पहली चीज तो ये है कि मैंने कहा कि 10,000 बसों की जरूरत है, मैंने ये नहीं कहा कि 10,000 बसें खरीदनी पड़ेंगी। वैसे तो ये खरीदनी चाहिए थी, पर क्योंकि अब एट ए टाइम तो कुछ चीज काम होता नहीं है। लेकिन आज भी दिल्ली के अंदर या दिल्ली जैसे और जितने भी शहर हैं, उनके अंदर हजारों ही बसें हैं जो खड़ी हैं। अब आप पूछोगे ये ऐसी कौन सी बसें हैं? जी, जैसे ना हर शहर के अंदर क्या स्कूल होते हैं, काफी सारे प्राइवेट स्कूल होते हैं, उनकी अपनी ट्रांसपोर्ट होती है, तो कैब भी होती है, छोटी बड़ी सारी तरह की बसें वगैरह भी होती हैं।
अब वो क्या होती है, सुबह 6 से लेके 8-9 बजे तक बच्चों को पिकअप करती हैं और स्कूल में छोड़ देती हैं। फिर वो सारा दिन वहां पर खड़ी रहती हैं। दोपहर को फिर वो 1 बजे के आसपास चलना शुरू होती हैं और 3-4 बजे तक बच्चों को छोड़ती हैं। और जो ट्रैफिक का पीक टाइम होता है वो भी यही टाइम होता है, 8 बजे से लेके 11 बजे तक होता है तकरीबन, क्योंकि लोगों को ऑफिस वगैरह जाना होता है। फिर उनका शाम का भी यही टाइम होता है, 4 से लेके 8 बजे तक लोगों को अपने घर जाना होता है। उसी टाइम ये बसें भी फ्री रहती हैं। तो इन बसों का इस्तेमाल हो सकता है, इनको ऑपरेटर से, स्कूल से बात करके इनका कुछ मॉनेटरी बेनिफिट दिया जा सकता है, कुछ सब्सिडी दी जा सकती है, तो जिससे कि इसको बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। और दूसरी चीज, जैसे कई बार हमने जब बसों की बात कईयों से करी है, जैसे कुछ डिपार्टमेंट से हमने बात करी, वो कह रहे थे नहीं जी बसें ना अंदर नहीं जाती हैं, वे अंदर कैसे जाएंगी, मोहल्लों में कैसे जाएंगी। वैसे मैं आपको बता दूं, आपने भी देखा होगा स्कूलों ने क्या हुआ, वो देखा हुआ है अभी कहाँ पर हमारी बड़ी बस जा सकती है, जहाँ बड़ी बस नहीं जा सकती वहाँ उन्होंने छोटी बसें लगा रखी हैं, जहाँ वो भी नहीं जा सकती बसेस यूज करता स्कूल, हाँ उधर मिनी बस भी यूज कर लेता है, जहाँ वो भी नहीं जा सकती उन्होंने और छोटी कैब लगाई हुई है। तो उनके पास प्रॉपर सारी चीजें हैं। जैसे समय के साथ क्या हुआ कि जो ट्रैफिक बढ़ गया, ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी सारा सारा उपलब्ध है। ओके हाँ, तो कुछ नई चीज कुछ नहीं करनी है, बस कुछ ऐप से जोड़ना है, कुछ लोगों को मॉनेटरी बेनिफिट देना है, कुछ सब्सिडी देनी है, तो सारा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। मतलब आपके हिसाब से अगर स्कूल बसेस को हम यूज करें या स्कूल कैब्स या जो भी स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी यूज किया जा रहा है, अगर हम उसको यूज करें तो उससे हमारे जो लोग हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। जी बिल्कुल, जब कोई चीज सब्सिडाइज होगी और लोग चाहते भी हैं, और आज के टाइम पे जो हर आदमी ट्रैफिक जाम से या ट्रैफिक जो खराब हो चुकी सिचुएशन है, इससे बहुत ज्यादा परेशान है। वो किसी भी तरह छुटकारा चाहता है इसका, लेकिन अब कुछ मिल नहीं रहा है, क्योंकि घर से ऑफिस जाने के लिए कुछ प्रॉपर साधन तो है नहीं। कुलदीप जी, मैं इस बात से आपकी इत्तेफाक करता हूं कि भाई नो डाउट पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर सरकार की तरफ से सब्सिडाइज कर दिया जाए, और जैसे आपने बताया आपका सजेशन बहुत अच्छा है कि प्राइवेट प्लेयर्स जो स्कूल्स हैं उनकी बसेस यूज की जाए तो बहुत अच्छा, हमें मतलब ये है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपना, हमें ज्यादा ट्रांसपोर्ट भी नहीं लेने पड़ेंगे और उसी ट्रांसपोर्ट को हम यूटिलाइज कर सकेंगे। मगर मेरी एक चिंता है, वो चिंता ये है कि अब जैसे जिस बंदे ने भी जाना है बस स्टॉपेज तक या किसी स्टेशन तक या मेट्रो स्टेशन तक, उसको वहां तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई कन्वेंस चाहिए। वो या तो ओला उबर जैसी कोई प्राइवेट प्लेयर की टैक्सी या 2 व्हीलर या 4 व्हीलर 3 व्हीलर वगैरह यूज करेगा, या उसको कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए कि भी जिससे वो अपने डेस्टिनेशन तक यानी कि पहुंच सके। तो वहां से बस स्टॉपेज तक पहुंचने के लिए अपनी कन्वेंस इसीलिए निकालता है या उसको यूज करता है कि भैया मेरे को वहां से आगे फ्री कन्वेंस या सब्सिडाइज कन्वेंस मिल जाएगी। तो तब भी तो ट्रांसपोर्ट मतलब तब भी तो आपका ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो पाएगा। हाँ नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए उसमें क्या है कि जो ई रिक्शा है ना, इसका बहुत बड़ा रोल है ट्रैफिक को कंट्रोल करने में मेरे हिसाब से। अच्छा। क्योंकि अब ना शहरों के अंदर हजारों की संख्या में ई रिक्शा अवेलेबल है, तो लेकिन जो उबर है, ओला है या और भी जो है ना, उन एप्स के ऊपर ये ई रिक्शा रजिस्टर्ड नहीं है, जैसे भी ये फैसिलिटी नहीं है ये। ओके। तो अगर इनको भी एक तो उसमें शामिल कर लिया जाए, और साथ में अगर ये मान लो नहीं कोई ऐसी चीज हो सकती है, तो अपनी गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन भी कोई ऐसा ऐप बना सकता है जिसमें इन सबको इनरोल कर लिया जाए, इनको सब्सिडी इनके अकाउंट में जो भी होता है उनको दे दी जाए। तो उससे क्या होगा कि ये आपको घर से बस स्टॉप तक, जहां से आप मतलब लंबी दूरी की बस वगैरह पकड़ेंगे, वहां तक आपको बहुत ही सब्सिडाइज रेट में, बहुत कम रेट में आपको पहुंचा देंगे। और फिर ऐसे ही फिर आगे रहेगा, बस स्टैंड पे आप उतरोगे तो वहां से जो आपकी डेस्टिनेशन होगी वहां पर भी ई रिक्शा अवेलेबल है हर जगह पे, तो वहां पर भी वो आपको बहुत कम रेट में पहुंचा देंगे। तो उससे क्या होगा कि जो मेन वजह की जिस वजह से भाई आदमी बाइक, अपनी खुद की बाइक या कार यूज करता है, वो नहीं यूज करेगा, क्योंकि उसको अपना घर से लेकर डेस्टिनेशन तक बहुत कम पैसों में पहुंच रहा है वो। तो ये हो सकता है बिल्कुल आराम से। तो दोस्तों ये थे आज के सजेशंस कुलदीप जी के ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए। हमें भी सजेशंस काफी हद तक अच्छे लगे, और हमें लगा भी कि इन सजेशंस के ऊपर अगर सरकारें काम करेंगी तो हो सकता है कि कुछ हद तक ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सके। हम चाहेंगे कि आप लोग भी अपनी राय हमें जरूर भेजें कमेंट में कि भाई आपको ये सजेशंस कैसे लगे, और अगर कुछ और कुलदीप जी के सजेशंस होंगे तो हम अगले सेशन में, जब भी हमारी कुलदीप जी के साथ हम अगला सेशन कर सकेंगे, तब हम इनसे उन सजेशंस के बारे में, क्योंकि इनके द्वारा जो बताया गया है, इनके पास और भी कई चीजों के, हिमाचल के लिए और कई जगहों के लिए भी इनके पास सॉल्यूशंस हैं जिससे ट्रैफिक कंट्रोल हो सकता है। तो उन सजेशंस पे हम इनसे फिर जब मिलेंगे तो बात करेंगे। तो फिर
मिलते हैं कुछ ड्यूरेशन के बाद बेतकल्लुफ आवाज पे जन की बात में। धन्यवाद दोस्तों।